जब हर नए दिन रूल्स चेंज होते रहते हैं तो कैसे मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करूंगी? Hello everyone, welcome to RM Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today we have a special guest with us, Miss Shachi Jhala. She is a teaching faculty at the most premier institute of Gujarat, Gujarat University. She holds a master's degree in clinical psychology. She is also a certified art therapist, and today she is with us to discuss students' mental health problem and how पिछले कितने महीनों से आरसीआई यूजीसी की गाइडलाइंस बहुत ही चेंज होती जा रही है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को लेकर कि कौन सी डिग्री वैलिड गिनी जाएगी या कौन सा रेगुलेशन अप्लाई होगा, मास्टर्स करे या एमफिल करे। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है स्टूडेंट्स को लेकर और इसीलिए मैम हैज़ हेल्प्ड अस टू शेयर सम इनसाइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, वी वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। प्लीज हमारे सारे स्टूडेंट्स को, लिसनर्स को बताइए कि ये जो इतने टाइम से अलग अलग गाइडलाइंस आ रही है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यूजीसी, एनसीएएचपी, आरसीआई, इन लोगों का क्या रोल है फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एंड करियर्स इन साइकोलॉजी? First of all, Rupangi ji, thank you for inviting me and to the entire team of RM Mental Wellness for taking up this initiative, because this is a big issue right now in the field of psychology. And the concern of the students nationwide is so much that they need some clarity. So this podcast should be helpful for them. Okay, so your question, I would like to simplify it as much as possible. First of all, the students' concern is completely understandable because it is one field. बट एक ही फील्ड में आप एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस लेके आओ जो अपने रूल्स बना रहे हैं, अपने रेगुलेशंस बना रहे हैं। आरसीआई कुछ और कह रहा है, एनसीएचपी कुछ और कह रहा है, यूजीसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होना कम्प्लीटली नॉर्मल है कि मतलब हम सुने तो किसकी सुने, किसको फॉलो करें, किसके अपडेट्स को फॉलो करें। सो द कंफ्यूजन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट द कंफ्यूजन कैन go by just understanding कि ये तीन institutions के function क्या है. Okay. So first we take UGC. The University Grants Commission is the regulatory body which gives or makes the universities in India eligible to give the degree to the students. Okay. So UGC का काम is more pertaining to the universities, whether it is a public university or a private university. UGC ये काम करता है कि वो करिकुलम बनाता है, वो कोर्सेज बनाता है, वो कोर्सेज को अप्रूव करता है, क्या सिखाना है, कैसे सब्जेक्ट सिखाने हैं, क्या ट्रेनिंग देना है, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करने हैं, तो वो सब यूजीसी डिसाइड करता है ताकि यूनिवर्सिटीज उसको फॉलो करके स्टूडेंट्स को डिग्री दे पाए। तो वही यूजीसी का फंक्शन है। नाउ वी कम टू आरसीआई। सो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया in the field of psychology focuses on the clinical part. द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो क्लिनिकल पार्ट में, मेडिकल पार्ट में काम करते हैं, वो हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, जहाँ पे वो साइकियाट्रिक पेशेंट्स को सर्विसेज देते हैं। तो ऐसे साइकियाट्रिक पेशेंट्स को कौन सर्विसेज दे सकता है, कौन एलिजिबल है उनको सर्विस देने के लिए, उनको डायग्नोसिस देने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, तो वो सब डिसाइड करता है आरसीआई। Right. And now we see that NCAHP is coming, National Commission for Allied Healthcare Professionals. So NCAHP अब जो करिकुलम सेट कर रहा है, that is for the mental health professionals जो नॉन मेडिकल फील्ड में काम करते हैं और करेंगे। Right. So we know कि psychology is not just specific to the clinical part. We know कि allied fields बहुत सारे हैं, बहुत सारे clinics और hospitals के अलावा भी psychologists काम करते हैं with patients who don't have any mental illness, in schools, in colleges, in workplaces and so many other places. तो ऐसे सारे institutions में, ऐसे सारे fields में regulation लाने के लिए NCAHP काम करने वाला है। Right. So it is going to decide कि allied mental health professionals जो जिनको बोलेंगे वो कौन से qualifications होने चाहिए उनके, उनका स्टडी कैसा होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग किस टाइप की होनी चाहिए और कौन एलिजिबल बनेगा एक allied mental health professional कहलाने के लिए, करने के लिए, ऐसे परफॉर्म करने के लिए. So that is going to be what NCAHP is trying to do right now. Okay. But it is still under construction, it is still developing. So we need to wait and watch how it turns out. True. आपने बहुत
क्लियरली बताया कि स्टूडेंट्स की नंबर वन, लाइक वी ऑल थरली अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद ऑल द स्टूडेंट्स. दो हमने पढ़ लिया, हमारा टाइम खत्म हो गया, बट बहुत एम्पथी तो कर सकते हैं हम Yes. स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ, इतनी कंफ्यूजन होना जाहिर है. बट इट्स रियली गुड कि आपने जिस तरीके से उसको डिवाइड किया, समझाया कि ओके तीनों के अलग अलग काम है. Yes. अब आगे हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे. नाउ दैट वी नो कि यूजीसी का क्या फंक्शन है, वी नो कि आरसीआई का क्या फंक्शन है और एनसीएचपी का क्या फंक्शन होने वाला है. लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी जो पास्ट एक साल में ही इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था 2024 में, क्योंकि आरसीआई के बार बार नए सर्कुलर्स आ रहे थे और आरसीआई के बार बार नए कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे. तो बहुत सारा ऑनलाइन रैंट हो रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा था कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कंफ्यूजन हो रहा था. सो नाउ वी नो कि अब तक एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए वी हैड अ एमफिल राउट एंड अनदर राउट विच इज स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू इज द साइडी राउट. राइट. सो एमफिल अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब उसके जगह पे जो आने वाला है वो है द न्यू एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, आरसीआई अप्रूव्ड. बट नाउ द कंफ्यूजन दैट द स्टूडेंट्स माइट फेस इज कि यूजीसी के जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो भी एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं. आरसीआई भी एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोवाइड करने वाला है. सो हाउ आर दीज टू गोइंग टू बी डिफरेंट? राइट. Now the thing is that to work as a clinical psychologist, the title clinical psychologist is a legally protected title in India. So you cannot just, anybody cannot just use that title. Only if you have that qualification, then only you can legally use that title. So if you want to become a clinical psychologist, if you want to practice with the psychiatric patients, तो आपको आरसीआई अप्रूव्ड एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला राउट चूज करना पड़ेगा. Okay. So for that, RCI has given the set of qualifications, eligibility kitni honi chahiye. So for any psychology student, if you are in a school and if you're going to get your bachelor's now, then you have to choose a bachelor's, 4-year bachelor's degree, which is going to be a BA or a BSc Right. honors. If your bachelor's is already completed, then you can choose, if it's a 3-year bachelor's, you can choose a master's degree in psychology, the UGC wala masters. And then you can be eligible for RCI wala masters. So if it is a 3-year bachelor degree, then you need to do a 2-year master. If it is a 4-year bachelor degree, honors degree, then you can directly apply for RCI MA. ओके. सो मैम, इफ आई हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली, इज इट कि अभी जो लोग बैचलर्स में है, जिनका 3 ईयर का ही प्रोग्राम है, तो उसके बाद अब वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे फॉर आरसीआई वाला 2 ईयर मास्टर्स. दे विल बी एलिजिबल फॉर नॉर्मल जो पहले से चल रहा था, यूजीसी वाला 2 साल का मास्टर्स. एंड देन जैसे अभी एमफिल कर रहे हैं, उसकी बजाय दे विल हैव टू पिक अप द एमए 2 इयर्स वाला मास्टर्स. ओके. सो समवेयर द रूट विल स्टिल बी सेम. मतलब अगर 3 इयर्स का बीए है तो 3 + 2 + 2 होगा. और अगर 4 इयर्स का बीए है तो 4 + 2 होगा. And then that's it. Then you are done with it. Okay. So the major change in the curriculum is only this. Okay. That earlier bachelor's degree students were not allowed to directly go into MPhil. But now bachelor's holders will be able to go directly to MPhil, given that they have a 4-year bachelor's degree. Okay. So now that 4-year bachelor's will be equivalent to earlier masters. Yes. And hence they will get a direct entry in like what we call the new MPhil, the MA RCI program. RCI program. Okay. And other route which was previously there remains the same. That is the PsyD. And PsyD, we know that it is a clinically intensive program. It has more than 2,000 hours of clinical internships and working hours. Research पे focus ज़्यादा होता है. So that remains the same. But again, there are very few institutions in India which provide the PsyD. हाँ, true. Hardly 5-6 good institutes provide PsyD. Okay. That is there. Can you also throw some light on the other allied professional thing that is building up? क्योंकि वहाँ से भी बहुत confusion आ रही है, especially with respect to the entrance examination NEET. कि psychology वालों के लिए NEET चाहिए क्या? So just for the information of the viewers, we अभी तक हमें ये पता है कि NEET का एग्जाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता था. तो MBBS के लिए, आयुष के कोर्सेज के लिए या फिर BDS के कोर्सेज के लिए NEET का एग्जाम दिया जाता था. अभी उसमें मेजर रिफॉर्म ये आ रहा है
कि ऐसे अलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेज के लिए जैसे फिजियोथेरेपी है, देन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, तो इस सब के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम लेंगे जो अगेन नीट का एग्जाम ही होगा. So now NEET is not just specific to MBBS and BDS and courses like that. But वो सर्कुलर में उन्होंने क्लियरली ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि साइकोलॉजी के कोर्सेज के लिए नीट एग्जाम लिया जाएगा. Okay. So what students can do is कि अभी when the curriculum is going to be implemented 2026-27 के academic year में, तो तब तक वेट करो और देखो कि कुछ सर्कुलर आता है कि जिसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया हो कि नीट देना पड़ेगा. और अगर वो स्पेसिफाई करेंगे तो साथ में कुछ कोर्स भी आएगा, कुछ सिलेबस भी आएगा कि ये नीट के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है आपको. एंड if that doesn't happen, then you should just regularly follow the colleges और यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ उनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, जो यूजुअली हम लोगों ने भी किया है. इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कहीं पे मेरिट सिस्टम होता है, कहीं पे इंटरव्यूज होते हैं. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट basically. And Right. if a new circular comes which clearly states कि आपको नीट देना पड़ेगा, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को नीट देना पड़ेगा, then you should think about it further. But I think, as you said, number one, wait for some Yeah. time rather than creating this panic कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. Second, I know for a fact that there are so many psychologists already, trying to file petitions against it or trying to make a union and just share the feedback to the thing कि भाई नहीं, हमारे फील्ड के लिए ऐसा अप्लाई नहीं हो सकता, आप रीथिंक करो, रीस्ट्रक्चर करो. सो दो थिंग्स जो हमें नहीं पता होती, मतलब स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होती, but the premier institutes of India या premier such clubs of India, psychology societies of India, I would not take the names, but they are trying to help in these regulations. तो probably हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं कि चलो, मतलब जब तक फाइनल नहीं आता तब तक we can wait and watch. The best thing that we can do as students or as professionals is that we collaboratively help them to make a better curriculum. It's a really good thing that NCAHP is doing whatever they are doing because it was the time of the need. Clinical psychologist के अलावा और कोई भी titles जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकोथेरेपिस्ट हो गया, काउंसलर हो गया, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो गया, बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो गया, ये सारे कोई भी लीगली प्रोटेक्टेड टाइटल्स नहीं थे. दैट मीन्स कि कोई भी उसको यूज कर सकता है विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस. सो एनसीएचपी जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बट द थिंग इज दैट वो डेवलप होगा, उसको टाइम लगेगा. तो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज कि हम उनको जहाँ पे उनको जरूरत है सजेशंस की, वो सजेशंस दे, सपोर्ट करे, ताकि we are going to be the generation which is going to decide the future of clinical psychology or general psychology in India. And it is a really good thing that is happening. So even when we talk about patients के साथ जब हम काम करेंगे, क्वालिफाइड लोग काम करेंगे, तो उनको बेस्ट सर्विसेज मिलने वाली है. सो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है. और जो लोग पेटिशंस भी फाइल कर रहे हैं या फिर जो लोग कंप्लेन्स भी भेज रहे हैं, अच्छी बात है कि हम लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज में. राइट. बट यही है कि सब फील्ड्स का, सब प्रोफेशनल्स का, सब स्टूडेंट्स का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हो तो वो बेस्ट है. ट्रू, इट मेक्स कंप्लीट सेंस मैम. मतलब जब भी ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज होता है तब हमेशा शुरुआती 1-2 साल थोड़े ट्रायल एंड एरर होते हैं, या शुरुआती 1-2 साल में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है. एंड हेंस द करंट बैच ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर सो स्ट्रेस्ड. एवरी नाउ एंड देन आई हैव इंटर्न्स सेइंग मैम हम क्या करें, पता ही नहीं चलता, रोज कुछ नई गाइडलाइन आ जाती है. तो मैं समझ सकती हूँ उनका स्ट्रेस, बट आपने बहुत एक अच्छा इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ट्राई थिंकिंग ऑफ इट पॉजिटिवली इन लॉन्ग टर्म, कि ये हमारे ही फायदे में है. कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से बनेंगे तो कोई भी ऐरा गैरा मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बिहेवियर एनालिस्ट हूँ, फलाना ढमकाना बोल के नहीं निकल पड़ेगा. तो ये एक हमारे लिए फायदा हो रहा है. एडिशनली मैम, जैसे आपने कहा, मुझे कुछ और चीजें लगती है जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर सकती है यहाँ पे. सी डिग्रीज, टाइटल्स मे कीप वेरिंग. जैसे बहुत सारे RCI क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैं हूँ, BA + MA + MPhil, तो नाउ देव स्टार्टेड फीलिंग अब मेरे MPhil की क्या वैल्यू, राइट. अब तो MPhil चला गया. सो आई एम लाइक ट्रू, ओके, ऑन पेपर शायद उसकी वैल्यू नहीं है, बाद में जो MA वाला भी होगा विल ऑल्सो बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आई एम ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट.
पर जो ट्रेनिंग आपको मिली है हम्म, उसकी वैल्यू कोई आपसे ले सकता है? नहीं, कभी नहीं, राइट? तो जो एग्जिस्टिंग आरसीआई प्रोफेशनल्स है वो भी Yeah. ऐसा फील ना करे कि यार अब ये डिग्री तो दूसरों को भी मिल जाएगी तो मेरी क्या वैल्यू रह गई। आपको जो ट्रेनिंग मिली है उसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। एंड एट द ऑन द अदर हैंड, जिस भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है ना कि ये सब चेंज हो रहा है, हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा वो, प्लीज रिमेंबर ये टाइटल्स डिग्रीज मे कीप वेरिंग, व्हाट विल नॉट वेरी इज व्हाट यू आर स्टडिंग। आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी इंटर्नशिप कर रहे हो, कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे हो, कितना फील्ड में जा रहे हो, कितना मेंटल हेल्थ के एडवोकेट बन के अवेयरनेस फैला रहे हो, कितने अच्छे से आपके असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, वो चेंज नहीं वो होगा। चेंज नहीं वो होना। कभी चेंज नहीं होगा। तो हाँ, इवन इफ यू आर द यू नो एक्सपेरिमेंटल बैच, अगर ऐसा हो गया आप ही के टाइम पे कि ट्रांजिशन हो गया, आपसे गलती से ये हो गया, प्लीज रिमेंबर आप अकेले नहीं हो। पूरे लुक एट इट अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया में ऐसे बहुत से और स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबके लिए कुछ तो होगा ना, कुछ प्रोविजन तो निकलेगा। ऐसा नहीं बिल्कुल। होगा कि आपकी डिग्री का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो Exactly. स्टॉप जंपिंग टू कंक्लूजन के इस चक्कर में मेरी डिग्री ही वेस्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज डोंट वरी, कुछ तो फिगर आउट हो ही कुछ तो फिगर जाएगा। आउट हो ही जाएगा। एंड लाइक यू सेड, हम्म आरसीआई प्रोफेशनल्स की बात करिए, आई थिंक ये कंसर्न दूसरे भी नॉन आरसीआई प्रोफेशनल्स में भी है कि अब नए कोर्सेस आ रहे हैं, जैसे एनसीएचपी भी नए कोर्सेस लाने वाला है, आरसीआई का भी नया कोर्स आ रहा है, तो हमने जो डिग्री ले ली है हाँ उसका क्या। तो एक चीज खाली समझना जरूरी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे यूजीसी या आरसीआई या एनसीएचपी, वो रेट्रोएक्टिवली किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिग्री को unvalidate नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। because it is not just one person's concern. There are tens and tens of lakhs of people every year. So you are a professional and you will continue to be a professional. तो आपने ट्रेनिंग ली है, आपने क्लासेस अटेंड किए हैं, आपने इंफॉर्मेशन गेन करी है, आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, तो दैट इज what is more important. But yes, ma'am, maybe I would like to conclude it or ask you the final question, which I'm sure our students may be waiting to hear. कैसे इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है और कितना चलेगा हमें नहीं पता, इट्स अनफॉर्चुनेट बट वी डोंट नो कि कब तक फाइनल गाइडलाइन नहीं आती। तो आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि इस प्रोसेस में वो कैसे काम या ग्राउंडेड रहे? सो आई कैन एम्पथाइज विद द स्टूडेंट्स हियर। स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो समझ में आता है कि एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी होता है। आई थिंक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है ये सारे चेंजेस के वजह से, वो ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे एक डॉक्टर बनना है, पहले से ही मैंने डिसाइड करके रखा है कि मुझे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे पीडियाट्रिशियन बनना है, तो मुझे पता है कि मुझे पहले एमबीबीएस करना है, फिर उसके बाद एमडी या फिर डीएनबी करूंगी, एंड देन आई बिकम एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज अ पीडियाट्रिशियन। बट अगर मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, अगर मुझे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना है, जब हर नए दिन रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो कैसे मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करूंगी। तो आई थिंक ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी जो हो रहा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहे। ऊपर से व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू डिसाइड कि आपको साइकोलॉजी करना है, आप पेरेंट्स से बात करोगे, सोसाइटी से बात करोगे, तो मेजर क्वेश्चन यही आएगा। सोसाइटी भी यही पूछने वाली है कि बेटा साइकोलॉजी का फील्ड अच्छा है ना, क्या जॉब गारंटेड है कि नहीं। तो मतलब स्टूडेंट को जब खुद को जवाब नहीं पता तो वो जवाब देगा भी क्या पेरेंट्स को। बट आप क्या कर सकते हो? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्टॉप कैटास्ट्रोफाइजिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट इट। हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और पेशेंट्स पे अप्लाई भी करते हैं, आप भी करते रहोगे, कि हम पेशेंट्स को ये सिखाते हैं फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। सो आपके कंट्रोल में क्या है उस पे फोकस करो। तो आप आपके एकेडमिक्स पे ध्यान दे सकते हो, आप नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, आप स्किल्स गेन कर सकते हो। ट्राई फाइंडिंग सम गुड इंटर्नशिप्स, गुड क्वालिटी ट्रेनिंग्स, attend workshops, attend seminars, try finding some good research opportunities, do good quality research. All this is going to help you regardless of what changes are happening. All this is going to ensure that you are going to be a better professional. So focus on what you can control. आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये सारे जो रेगुलेटिंग बॉडीज है वो क्या डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड नहीं करेंगे, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है।
So maybe you can try this 80-20 approach. 80% of your energy should be focused on building yourself as a professional, 20% on being aware of what is going on, and speaking about it, and understanding कि क्या changes हो रहे हैं. Makes sense. So that I think can help a lot of students. And another thing is कि try to build a good community, get some peer support, try to be connected. कभी भी confusing लगता है तो try go to your faculties, go to your teachers or your seniors, talk to them about it, ask them questions ताकि ये confusion कम हो. Right. The more information you gain, the less confusion there will be. So instead of just spending time on criticizing what is happening or spending time on ruminating कि क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि take actions. Yeah. That is going to reduce your anxiety right now. Perfect. It just more solution focused approach. Yes. And just one thing I would like to add, maybe to conclude this, is please make sure that these changing guidelines or regulations should not impact the decision of choosing psychology. Yes. You've chosen psychology for a purpose, है ना? You're probably you're meant to be a good psychologist. तो डिग्री चेंज हो, लेबल चेंज हो, घर वालों से थोड़ा और लड़ना पड़ेगा, वैसे भी लड़के ही बने हैं, है ना? तो थोड़ा और लड़ना पड़ेगा कि नहीं क्यों ये प्रोफेशन. प्लीज डोंट गेट डिस्करेज बाय दिस, क्योंकि एज वी सेड कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. तो इसकी वजह से साइकोलॉजी छोड़ मत देना. दैट इज वन रिक्वेस्ट आई हैव, बिकॉज डिग्रीज भले चेंज हो, we have amazing scope, growing and growing scope in India, across the world, for every kind of psychologist, not just clinical or counseling, be it research, marketing, forensic, organization, anything. We have huge scope of psychology. तो भले ये guideline change होती रहे, उसकी वजह से field को overall बदनाम नहीं होने देना है या अपने आप को demotivate नहीं करना है. That is it from our end. Thank you so much for watching. Thank you so much, ma'am, for joining. My pleasure. I'm sure बहुत students की दुआएं मिलेगी आपको कि मैम की वजह से clarify हो गए ये सारे doubts. And feel free to get in touch. Feel free to ask us if you have any more queries regarding this. Thank you so much for watching, everybody. Bye bye. See you.